बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंट्रोपी चेंज अकॉम्पनिंग चेंज ऑफ फेज़, यानी जब किसी भी सिस्टम का फेज़ चेंज होता है उसके दौरान एंट्रोपी में कितना चेंज आता है इसको देखेंगे। तो जब भी कोई स्टेट चेंज होती है, यानी सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में जाती है या फिर लिक्विड से वेपर्स में जाती है, या तीसरा केस है सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में जाती है, तो इन प्रोसेसेस को मेल्टिंग कहते हैं अगर सॉलिड से लिक्विड गई है, या लिक्विड से वेपर गई है वेपोरेशन, या डायरेक्ट सॉलिड से वेपर गई है तो सब्लिमेशन। देयर इज़ अ चेंज इन एंट्रोपी। तो इसके दौरान कंफर्म है मॉलिक्यूल्स की ऑर्डर जो है वो चेंज होगा, तो एंट्रोपी चेंज होगी। दिस चेंज में बी कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिवर्सिबली। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्सिबली का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ मेल्ट हो रही होती है तो वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही होती है, तो उसी टाइम वही टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड से सॉलिड में की तरफ आ सकती है, तो इसे रिवर्सिबली कहते हैं। इसी तरह जब किसी लिक्विड के वेपर्स बन रहे होते हैं जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे वो वेपर से लिक्विड की फॉर्म में आता है। तो दिस चेंज में कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिवर्सिबली एज टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। दोनों सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, दोनों एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में होते हैं जब ये चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए इसे रिवर्सिबली कहते हैं। लेट अस कंसिडर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बीइंग कैरिड आउट रिवर्सिबली। यानी हमारे पास कोई 1 मोल सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में, उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा तो वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होगा, और उसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड से सॉलिड वाली फेज़ में भी आ रहा होगा, यानी एक इक्विलिब्रियम होगा जिसमें ऐसा सा वो लिक्विड में ही जा रहा होगा लेकिन रिवर्सिबली हो रहा होगा। इट वुड एब्जॉर्ब मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब कोई सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होता है और 1 मोल होता है, तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है उसे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और जब वो उसके अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, दिस एंट्रोपी द एंट्रोपी चेंज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन, ये मेल्टिंग हुई है, फ्यूजन हुई है, इसके लिए किसके इक्वल होगा? हीट एब्जॉर्ब हुई है। एंथैल्पी जो है इस सिस्टम की, हीट ऑफ फ्यूजन जो है मेल्ट करने के लिए 1 मोल सॉलिड को एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट टेम्परेचर पे, वे डेल्टा एच एफ इज़ द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट जब आ जाता है टी एफ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिमिलरली व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड, 1 मोल लिक्विड लेकर हम उसको बॉयल करते हैं, और ये भी रिवर्सिबली होता है, लिक्विड वेपर में जा रहा है तो उसी टाइम वेपर भी लिक्विड में आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वेपर ही बन रहे हैं लिक्विड से। तो जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इन दिस केस एंट्रोपी चेंज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक लिक्विड है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, उस वक्त जितनी उसको 1 मोल लिक्विड को वेपर में जाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर पे है उसे एंट्रोपी चेंज कहते हैं एट वेपराइजेशन। वे डेल्टा एच वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। इसी तरह मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय on similar lines we can calculate the change in entropy when 1 mole of solid changes रिवर्सिबली फ्रॉम वन एलोट्रॉपिक, एक एलोट्रॉपिक फार्म से दूसरी एलोट्रॉपिक फार्म में जब चेंज होता है। तो ये हमने ये हमने एफएससी में पढ़ा है कि अगर किसी भी सिस्टम की 2 एलोट्रॉपिक फार्म्स हैं तो वो एक दूसरी में कन्वर्ट हो रही होती है और उसी टेम्परेचर पे दूसरी उसमें कन्वर्ट हो सकती है। ये रिवर्सिबली प्रोसेस होता है, तो इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो जब कोई 2 एलोट्रॉप्स अपने एक एलोट्रॉप फार्म दूसरे एलोट्रॉपिक फार्म में ट्रांजिशन टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रही होती है, तो जितनी हीट उसको चाहिए एक फार्म से दूसरी फार्म में जाने के लिए उसे डेल्टा एच टी कहते हैं, वो उससे उसकी एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट हो जाएगा। डेल्टा एच टी इज़ द मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन एट ट्रांजिशन टेम्परेचर टी। अगला है फ्री एनर्जी। नया टॉपिक आ गया है, नई डेफिनेशंस आएंगे और फिर हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। फ्री एनर्जी जी एंड वर्क फंक्शन एच, ये 2 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले फ्री एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्री एनर्जी फंक्शन जी इज़ डिफाइंड एज, जी किसके इक्वल है? डेफिनेशन डायरेक्ट उन्होंने इक्वेशन की फॉर्म में शो कर दिया है। फ्री एनर्जी इज़ इक्वल टू जी इज़ इक्वल टू एच, जो एंथैल्पी है उस सिस्टम की, माइनस टी एस टेम्परेचर और एंट्रोपी। यानी एंथैल्पी में से टेम्परेचर और एंट्रोपी को माइनस कर दें तो उसकी फ्री एनर्जी निकल आती है। फिर एच इज़ द
हीट कंटेंट ऑफ द और एंथैल्पी इस सिस्टम की कहते हैं, टी उसका टेम्परेचर है और एस उसकी एंट्रोपी है। इट इज़ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये जो जी है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल एक वैल्यू आएगी थर्मोडायनामिक स्टेट की, किसी भी स्टेट की एक अपनी अपनी वैल्यू होगी। हर सिस्टम की जो सिस्टम जब किसी स्टेट पे होता है उसका ख़ास टेम्परेचर होता है तो उसकी ख़ास जी वैल्यू होती है, तो ये एक सिंगल वैल्यूड है। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है कि सिस्टम के अमाउंट चेंज कर दें तो जी भी चेंज हो जाती है। लेट अस कंसिडर अ सिस्टम, एक सिस्टम लेते हैं जिसमें चेंज आता है 1 से 2 में जाता है टेम्परेचर कांस्टेंट के दौरान, तो उसकी जो चेंज इन फ्री एनर्जी होगी वो G2 माइनस G1 होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज इन एंथैल्पी होगी H2 माइनस H1, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको नहीं करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी होगी S2 माइनस S1। ये डेल्टा जी आ जाएगा, डेल्टा H टी डेल्टा एस आ जाएगा। ये MCQ बनेगा, वो वाला भी MCQ है। यानी फ्री एनर्जी किसके इक्वल है, कैसे कि क्या डेफिनेशन है, और ये भी चेंज इन फ्री एनर्जी इस तरह फाइंड आउट होती है। अब हमें पता है जो चेंज इन एंथैल्पी है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल है। तो डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये डेल्टा एच आ जाएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस। यानी हमने यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू ये दो पुट की है। डेल्टा ए एक नई टर्म आ गई है। डेल्टा ए क्या है उसको आगे उसकी डेफिनेशन आएगी। डेल्टा ए है वर्क फंक्शन, तो वो चेंज इन वर्क फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा वो डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस टी डेल्टा एस। यानी अगर ये कैंसिल ख़त्म, सो ये इसके इक्वल होता है, जो वर्क फंक्शन है वो इसके इक्वल होता है। वो उसकी कैलकुलेशन आगे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि चेंज इन वर्क फंक्शन इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस टी डेल्टा एस। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो डेल्टा जी इज़ इक्वल टू इधर इस सारी वैल्यू की जगह इसकी और इन दोनों की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा ई माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस की जगह आ जाएगा डेल्टा ए वर्क फंक्शन चेंज प्लस ये ऐसे ही आ जाएगी वैल्यू पी डेल्टा वी। ये भी MCQ है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को वर्क फंक्शन की फॉर्म में हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये जो पी डेल्टा वी है ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन ड्यू टू एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन की वजह से वर्क है अगेंस्ट। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, एक्सटर्नल प्रेशर P कांस्टेंट होता है, तो सिस्टम जो वर्क करता है तो उसको P डेल्टा V से रिप्रेजेंट किया है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दैट द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी में जो डिक्रीज़ आएगा माइनस डेल्टा जी अकम्पनिंग अ प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस हो रहा है उसकी फ्री एनर्जी में जो चेंज आएगा टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर भी अगर कांस्टेंट हो, इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम अदर दैन द वर्क ऑफ द एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में कमी होगी वो उसने जितना वर्क किया सिस्टम में उससे उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ये उसकी फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, सॉरी। इसका मतलब है एक तो वर्क एक्सपेंशन में यूज़ हुआ है, एक्सपेंशन में तो होना ही होना यूज़। दूसरा जो वर्क होगा सिस्टम खुद करेगा और उससे उसकी जो फ्री एनर्जी है वो कम हो जाएगी। दिस क्वांटिटी इज़ रेफर्ड एज द नेटवर्क, सो दैट नेटवर्क किसके इक्वल आ जाएगा, नेटवर्क W इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, जितनी कमी हुई है किसमें, इंटरनल एनर्जी में। तो W टोटल वर्क हुआ है, उसमें से कौन सा वर्क निकाल देंगे, जो एक्सपेंशन वाला वर्क है। ये एक्सपेंशन वाला वर्क जो है ये निकल जाएगा। तो बाकी जो वर्क हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी थी उसकी कमी की वजह से हुआ है। उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके वर्क किया है और ये आ जाएगा नेटवर्क इज़ इक्वल टू W माइनस पी डेल W V। ये माइनस पी डेल V इसलिए आया है, ये सिस्टम ने वर्क किया है एक्सपेंशन में, और ये वर्क कौन सा हुआ है, ये वर्क हुआ है यानी ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क किया है सिस्टम ने, उसमें से एक्सपेंशन वाला वर्क निकाल दें तो वो वाला वर्क आ जाएगा दोनों को माइनस करके जो सिस्टम ने खुद किया है अपनी इंटरनल एनर्जी, तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी में ये कमी आ जाएगी। दिस क्वांटिटी इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन थर्मोडायनामिक। ये जो इंटरनल एनर्जी है इसकी इंपॉर्टेंस है बिकॉज द चेंज इन फ्री एनर्जी जो है इज़ अ मेजर ऑफ नेटवर्क। तो इससे नेटवर्क पता चल जाता है कि एक्सपेंशन के अलावा जो वर्क हुआ है वो पता चल सकता है, विच में भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है या केमिकली वर्क हो सकता है या सरफेस वर्क हो सकता है। द वर्क फंक्शन, अब वर्क फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन ये है, वर्क फंक्शन किसके इक्वल है,
वर्क फंक्शन इक्वल है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी माइनस टी एस। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। ऊपर फ्री एनर्जी की डेफिनेशन थी तो जी एच की जगह हमने ई लगा दिया तो जी की जगह ए आ गया, यानी ये वो इंटरन फ्री एनर्जी थी और ये कौन सी एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है। वेयर ई इज़ द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, टी इज़ टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एस इज़ एंट्रोपी। सिंस एंट्रोपी टेम्परेचर एंड एस सारे डिपेंड करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम पे ओनली एंड नॉट ऑन इट्स प्रीवियस हिस्ट्री। सिर्फ उस वक्त जो स्टेट है उस पर डिपेंड करते हैं टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और जो एंट्रोपी है। इसी तरह इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द दैट वर्क फंक्शन ए भी जो है वो भी सिंगल वैल्यू है और वो स्टेट पे डिपेंड करती है सिस्टम की। कंसिडर एन आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है फ्रॉम द इनिशियल स्टेट इंडिकेटेड बाय 1 सबस्क्रिप्ट 1 टू द फाइनल स्टेट। तो पहले क्या हुआ है, पहले वर्क फंक्शन जो है A1 इज इक्वल टू E1 माइनस टी, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है S1। जब चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुई है, तो फिर वर्क फंक्शन A2 हो गया है, इंटरनल एनर्जी E2 हो गया और एंट्रोपी S2 हो गई है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, A2 माइनस A1, E2 माइनस E1 माइनस टी कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन ले लेंगे, S2 माइनस S1। सो चेंज इन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस टी इन डेल्टा एस। तो ये भी एमसीक्यू बनेगा जो इक्वेशन नंबर 3 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वे डेल्टा ए इज़ अ चेंज इन वर्क फंक्शन, ये सारा बताया हुआ है और ये इंटरनल एनर्जी है और डेल्टा एस सीधा एंट्रोपी चेंज है। हमें पता है एंट्रोपी चेंज जो है वो क्यू ओवर टी के इक्वल है। जितनी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई की है वो एंट्रोपी चेंज करती है। क्यू रिवर्सिबल इज़ द हीट टेकन व्हेन द चेंज इज़ कैरिड आउट। तो हम कहेंगे चेंज इन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू डेल ई, ये टी डेल एस की जगह हम क्यू रिवर्सिबल लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब माइनस वर्क डन रिवर्सिबली। तो इसकी वैल्यू माइनस वर्क रिवर्सिबली जो है इसे इधर रह जाते हैं, बाकी रह जाएगा डी ई चेंज इंटरनल एनर्जी माइनस क्यू रिवर्सिबल। तो हम डी इसकी वैल्यू पुट करते हैं वहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर ये देखें 4 इक्वेशन ये थी। तो डी ई माइनस क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू पुट करते हैं माइनस डब्ल्यू। तो माइनस यानी जब भी कोई सिस्टम वर्क करेगा रिवर्सिबली तो उसकी जो वर्क फंक्शन है वो यानी डिक्रीज़ इन वर्क फंक्शन कम हो जाएगा। ये भी एमसीक्यू बनेगा, डिक्रीज़ इन वर्क फंक्शन ए इन एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में जो वर्क फंक्शन में कमी आएगी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उससे पता चलता है मैक्सिमम वर्क जो वो सिस्टम कर सकता है ड्यूरिंग एनी चेंज। उसके बाद देखें अगली हेडिंग है वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से फ्री एनर्जी जो है जी उसमें क्या चेंज आता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक जी किसके इक्वल है, एच माइनस टी एस। और एच किसके इक्वल होता है, एच होता है एंथैल्पी होती है इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। अब इनको डिफरेंट जी तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं ऊपर एच की, तो जी इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस, यानी एच की वैल्यू पुट की है ये वाली वैल्यू इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो चेंज इन स्मॉल चेंज इन फ्री एनर्जी, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक दफ़ा पी कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम में चेंज होगा, एक दफ़ा वी कांस्टेंट होगा, प्रेशर में चेंज होगा, एक दफ़ा टी कांस्टेंट होगा, एंट्रोपी में चेंज होगा, एक दफ़ा एंट्रोपी कांस्टेंट होगी और टी में चेंज आएगा। फॉर एन इन्फिनिटेसिमल स्टेज ऑफ आ रिवर्सिबल प्रोसेस, माइन्यूट यानी बहुत माइन्यूट चेंज हुआ है रिवर्सिबल, तो हम कहेंगे उसके लिए डी क्यू किसके इक्वल होती है, डी ई प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल होती है। सो डी एस एंड डी एस जो होती है एंड चेंज इन एंट्रोपी इक्वल होती है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये दोनों वैल्यूज़ हैं जो यानी पीछे डेफिनेशंस के मुताबिक हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हैं। इफ़ द वर्क डन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन, हम सोचते हैं कि जो वर्क डन है सिर्फ वो एक्सपेंशन वाला वर्क है, जो सिस्टम ने खुद अपना वर्क किया वो नहीं है, सिर्फ एक्सपेंशन के दौरान वर्क है, तो हम कहेंगे डी क्यू इज़ इक्वल टू डी ई, इसकी जगह वर्क एक्सपेंशन वाला लगा देंगे इसकी जगह। तो पी प्रेशर कांस्टेंट है तो डी वी जो वॉल्यूम चेंज यानी एक्सपेंशन में वर्क है वो आ जाएगा। और डी एस इज़ इक्वल टू डी एस, ये देखें डी एस डी क्यू इज़ इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, डी एस की जगह डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं
तो हम कहेंगे डी एस इज़ इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी ओवर टी है, टी आ जाएगा तो इसको उधर ले जाएंगे तो टी डी एस इज़ इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी आ जाएगा। यानी हमने डी क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया तो टी डी एस डी ई प्लस पी डी वी आ जाएगा। अब उसके बाद ये है टी डी एस डी ई प्लस पी डी वी आ जाएगा, इसके साथ टी भी होगा, ठीक है। वो जो टी इधर डिवाइड हो रहा है वो इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यू यही आ जाएगी डी ई प्लस पी डी वी। ये डी क्यू की वैल्यू हमने पुट की है ये सारी, तो डी ई प्लस पी डी वी और नीचे टी तो है ही, तो टी इधर आके टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर जो ये आई है 2 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। हम कहेंगे डी जी इज़ इक्वल टू डी ई, ये देखें डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, ये आई है डी ई प्लस पी डी वी, वो टी डी एस की जगह आएगी वैल्यू, इसकी जगह वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं डी ई, ये वाली वैल्यू दोबारा देख लें, ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें डी जी इज़ इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस जो है उसकी जगह टी डी एस की वैल्यू ये है डी ई माइनस पी डी, माइनस साइन है तो माइनस डी ई माइनस पी डी वी हो जाएगा और ये एस डी टी एस सच आ जाएगा। सिर्फ इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट की है, ये वाली वैल्यू जो है टी डी डी ई प्लस पी डी वी इधर पुट किया तो दोनों माइनस हो जाएंगी, ये दोनों टी डी एस के इक्वल थी वैल्यूज़। अब ये सारे कैंसिल हो जाएंगी सारी चीज़ें, रह जाएगा डी जी चेंज इन इंटरनल फ्री एनर्जी इज़ इक्वल टू, इधर रह जाएगा सिर्फ वी डी पी माइनस एस डी टी रह जाएगा। इफ़ द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, ये भी एम सी क्यू बनेगा ये वाला। तो अब देखें अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट में हम मेंशन करेंगे सबस्क्रिप्ट में कि चेंज इन फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस एस डी टी के इक्वल आ जाएगी, सिर्फ ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो डी जी ओवर कांस्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू डिक्रीज़ इन एंट्रोपी के इक्वल आ जाता है, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बाद है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, तो इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू वी डी पी रह जाएगा, ये डी टी ज़ीरो है तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी सेकंड केस में। तो हम कहेंगे चेंज इन फ्री एनर्जी विद एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, इसे इधर ले जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। इक्वेशन 3 ये भी एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या वैल्यू आती है और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या वैल्यू आती है। इक्वेशन 3 एंड 4 गिव्स द वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर रिस्पेक्टिवली। ये दोनों इक्वेशन जो हैं इक्वेशन 3 एंड 4 इनको आपने एमसीक्यूज कर लेना है। उसके बाद देखते हैं आइसोथर्मल चेंज जब होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको उस चेंज को हम आइसोथर्मल चेंज कहते हैं। आइसोथर्मल चेंज इन फ्री एनर्जी की फॉर्म में हम देखते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक फ्री एनर्जी किसके इक्वल है, जी इज़ इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच किसके इक्वल होता है, एच इक्वल होता है ई प्लस पी वी। सो इसकी वैल्यू एच की पुट करते हैं, जी इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस। एच की जगह ये वाली वैल्यू पुट की है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ये वाली इक्वेशन को ना, तो हम कहेंगे डी जी इज़ इक्वल टू डी ई। एक दफ़ा प्रेशर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे, वॉल्यूम का। एक दफ़ा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दूसरी टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे। फिर इसमें दो टर्म्स हैं, एक दफ़ा टेम्परेचर कांस्टेंट करके एंट्रोपी में डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफ़ा एंट्रोपी कांस्टेंट करके टेम्परेचर में। दो वैल्यूज जब होती हैं तो दोनों को बारी बारी डिफरेंशिएट करते हैं। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डी क्यू इज़ इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये इक्वेशन नंबर ऊपर 1 है ये वाली जो आई है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आई है। डी ई प्लस पी डी वी की जगह हम डी जी लगा सकते हैं, डी क्यू लगा सकते हैं। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये है तो इन दोनों वैल्यूज़ की जगह हम डी क्यू लगा सकते हैं। डी जी इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी।
फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसकी एंट्रोपी चेंज होती है जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो टी को यहाँ ले जाएंगे, डी क्यू किसके इक्वल है, टी डी एस, तो डी क्यू की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे टी डी एस है। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, डी जी इज़ इक्वल टू डी क्यू की जगह क्या लगाएंगे, टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, सिर्फ इसकी जगह वैल्यू चेंज की है, डी क्यू की जगह हमने टी डी एस लगा दिया है। तो ये टी डी एस से माइनस टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, वी डी पी माइनस एस डी टी रह जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंस द प्रोसेस इज़ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मीन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वी डी पी। इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये जो आ गया है इसको इंटीग्रेट करते हैं। हम कहते हैं पहले इंटरनल एनर्जी G1 थी और फिर G2 हुई, फिर पहले प्रेशर P1 था, फिर प्रेशर P2 हुआ, तो चेंज डेल्टा G इज़ इक्वल टू G2 माइनस G1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगाते हैं, प्रेशर P1 से P2 गए हैं और इस सारे के ऊपर अब लगाते हैं पी वी डी पी के ऊपर हमने कंडीशंस लगा दी इंटीग्रेशन की कि इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर P2 की तरफ गए हैं। लेकिन हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल गैस है तो उसकी इक्वेशन है पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, और वी किसका इक्वल होगा, आर टी ओवर पी। आर टी ओवर पी जो है वो वी की जगह हम पुट करेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग डी जी इज़ इक्वल टू आर, आर और कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन साइन से पहले आ जाएंगे, सिर्फ प्रेशर वेरिएबल है तो वो डी पी के नीचे चले जाएगा, यानी यहाँ हमने वॉल्यूम की वैल्यू पुट की है जो है आर टी ओवर पी। आर टी को कांस्टेंट्स हैं उन्हें इंटीग्रेशन साइन से पहले लिख दिया और पी को ओवर पी को यहाँ ही लिख दिया। अब जब कोई वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशियल और कांस्टेंट वैल्यू जब डिवाइड उसका इंटीग्रेशन लेते हैं लिमिट्स के, तो वो आ जाती है P2 फाइनल लॉग नेचुरल फाइनल उसकी स्टेट और इनिशियल स्टेट। ये इसका आंसर इसके इक्वल आता है कि लिमिट्स क्या थी, P2 तक गए हैं और कहाँ से गए हैं, P1 तक, लॉग नेचुरल ले लेते हैं, इस सारे की इंटीग्रेशन का आंसर इसके इक्वल होता है। सो अगर n मोल्स गैस है तो डेल्टा जी किसके इक्वल हो जाएगी, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन आर टी लॉग नेचुरल P2 ओवर P1। ये MCQ बनेगा कि जो है लॉग नेचुरल दो प्रेशर्स जो हैं उनको करें जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। वी नो दैट P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है, उसकी दूसरी फॉर्म है। तो P2 ओवर P1 इज़ इक्वल टू V1 ओवर V2 हो जाएगा, V1 से डिवाइड कर देंगे V2 को और P2 से डिवाइड हो जाएगा P1, तो हम P2 P1 की जगह V1 V2 लगा सकते हैं। ये भी MCQ बनेगा कि इंटरनल एनर्जी में जो फ्री एनर्जी है उसमें जो चेंज है आर टी लॉग नेचुरल V1 ओवर V2 कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आइसोथर्मल चेंज आ रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट पे। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, ये ऊपर जो इक्वेशन नंबर 6 है डेल्टा जी इज़ इक्वल टू एन आर टी लॉग नेचुरल P2 और P1, इसे हम कह सकते हैं डेल्टा जी इज़ इक्वल टू एन आर टी, 1 मोल के लिए थी, n मोल्स के लिए ले लेंगे, लॉग नेचुरल V1 ओवर V2 आ जाएगा। अब इनको नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में चेंज करते हैं लॉग बेस 10 से, तो ये भी MCQs बनेंगे कि सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NRT लॉग दूसरा आ जाएगा P2 ओवर P1 या V1 ओवर V2 आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन फ्री एनर्जी, हम चेंज इन फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, लेकिन गैस को आइडियल होगी तो फिर ये वाली इक्वेशन अप्लाई होगी। तो ये सारे MCQs मान रहे हैं, ये कॉमन लॉ की बेस में है और ये नेचुरल लॉ की बेस में आ जाते हैं। उसके बाद देखें बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसे हमने डिराइव करना है आज, वो देखते हैं जिसे कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो ये दो साइंटिस्ट थे, देयर आर 2 इक्वेशंस, दो साइंटिस्ट ने डिराइव की हैं, उनको इकट्ठा मर्ज करेंगे। एक था साइंटिस्ट गिब्स और दूसरा था हेल्महोल्ट्ज़। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ और गिब्स ने किया इसलिए इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। तो देखें ज़रा, इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। One equation can be expressed in terms of change in free energy, delta G एंड एंथैल्पी, यानी एक इक्वेशन इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज के दरमियान होगी और दूसरी जो होगी वो किसकी टर्म्स में होगी, इंटरनल एनर्जी और वर्क फंक्शन के दरमियान होगी। एक इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज के दरमियान होगी और दूसरी होगी फ्री एनर्जी और एंथैल्पी के दरमियान होगी, एंथैल्पी चेंज के दरमियान। दूसरी होगी इंटरनल एनर्जी और
वर्क फंक्शन चेंज के दरमियान। द फार्मर इज़ जनरली एम्प्लॉयड एंड इज़ एप्लीकेबल टू ऑल प्रोसेसेस। पहली वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गिब्स वाली है, तो उसी को देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्री एनर्जी जी और एंथैल्पी एच के दरमियान जो गिब्स ने दिया वो देखेंगे। तो चेंज डी जी इज़ इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये पीछे हमने देखा था, वहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पुट कर दिया है कि हमने कहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन फ्री एनर्जी इज़ इक्वल टू वी डी पी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये वाली सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि चेंज इन प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा और वी से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंज इन फ्री एनर्जी इज़ इक्वल टू माइनस एस डी टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन पीछे हमने डिराइव की थी, वहाँ से डायरेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट देखें, हम कहते हैं कि पहले इनिशियल फ्री एनर्जी G1 थी जब टेम्परेचर T था, और फिर G1 से थोड़ा सा इजाफा हुआ तो उसमें ऐड करेंगे तो स्मॉल चेंज इन G1 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगी। ये फ्री एनर्जी है जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जो पहले टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा माइनर बढ़ाकर उसमें जमा उसको कर दिया। तो ये चेंज इन टेम्परेचर है, उसको इनिशियल टेम्परेचर में सम कर दिया, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, उसको जो पहले इंटरनल एनर्जी फ्री एनर्जी थी उसमें सम कर दिया। तो डी जी वन इज़ इक्वल टू एस माइनस एस वन डी टी आ जाएगा। इसके साथ भी डी लगा दिया इसके, वेयर एस वन इज़ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट। नाउ सपोज करते हैं फ्री एनर्जी जो है सिस्टम की इन द फाइनल स्टेट G2 हो जाती है और टेम्परेचर T पे, तो G2 जो हुई है कितनी हुई है, जो थोड़ा सा चेंज आया है फ्री एनर्जी में उसमें सम अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में जो थोड़ा सा चेंज आया उसमें सम करके फाइनल टेम्परेचर स्ट्रेट आ जाएगी। सो DG2 इज़ इक्वल टू माइनस एस टू डी टी आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है पहले इनिशियल कंडीशन अप्लाई की हैं, 1 लगा दिया और इसके साथ भी 1, फिर फाइनल कंडीशन अप्लाई की हैं, इसके साथ 2 लगा दिया और इसके साथ भी 2 लगा दिया। S2 इज़ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम फाइनल स्टेट। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, G2 माइनस G1 स्मॉल चेंज इन G2 माइनस स्मॉल चेंज इन G1 माइनस बाहर ले लेंगे क्योंकि ये साथ है इक्वेशन के, S2 माइनस S1 dt आ जाएगा। तो ये आ जाएगा चेंज इन इंटरनल फ्री एनर्जी में जो स्मॉल चेंज है वो चेंज इन एंट्रोपी करेगा जब थोड़ा सा चेंज टेम्परेचर में होगा, ये माइनस साइन है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम ये जो चेंज है इसे कैसे करेंगे, ये देखें, ये जो है डी टी वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, आगे ब्रैकेट में कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, ये चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल आ जाएगी। चेंज इन फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर विद स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल आ जाएगी। हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी जो है वो चेंज इन फ्री एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल एस है, तो माइनस डेल्टा है। देखें टी जो है सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा एच है वो दूसरी साइड पे जाके डेल्टा जी से माइनस हो जाएगा और टी डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा एस की वैल्यू हमने यहाँ से डिराइव किया जो आ जाएगी डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच ओवर टी आ जाएगी। माइनस डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करते हैं तो हम कहेंगे डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच ओवर टी किसके इक्वल आ जाएगी, डी स्मॉल डी डेल्टा जी ओवर स्मॉल डी टी कांस्टेंट प्रेशर, यानी माइनस डेल्टा एस को जो हमने किया उसकी वैल्यू यहाँ लगा दी है। सो फाइनल फॉर्म क्या बन जाएगी, फाइनल फॉर्म ये होगी डेल्टा जी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा डेल्टा एच और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो ये सारी वैल्यू के साथ ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है, टी जो है डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये टी मल्टीप्लाई हो गया है और डेल्टा एच जो माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनल फॉर्म है। दिस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं, किसकी फॉर्म में, जब फ्री एनर्जी और एंथैल्पी की फॉर्म में है। अब हम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे आइए, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, अब हम करेंगे इंटरनल एनर्जी के हिसाब से और वर्क फंक्शन के हिसाब से। बाय डेफिनेशन वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन होता है ए माइनस ई माइनस टी एस, ए इज़ इक्वल टू ई माइनस टी एस। तो चेंज इन वर्क फंक्शन किसके होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन एंट्रोपी, तो माइनस, अब हम क्या करेंगे टी को इधर ले जाएंगे, सबसे पहले डेल्टा ई जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो टी जो डेल्टा एस से मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस डेल्टा एस की वैल्यू आ गई है। अब इसको ये वाली वैल्यू आ गई है, ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 है, नीचे वाली इक्वेशन 2 है।
अब ज़रा देखें ज़रा, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम आगे लेके हमें डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को करते हैं। इक्वेशन 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए इज़ इक्वल टू डी ई माइनस, एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे एस के साथ और एक दफ़ा टेम्परेचर के साथ, माइनस साइन है तो दोनों के साथ माइनस साइन लगाएंगे। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और एक दफ़ा एस को डिफरेंशिएट किया, एक दफ़ा एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर को डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डी क्यू इज़ इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, इसके इक्वल है। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये सारा चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। डी क्यू इज़ इक्वल टू डी ई आ जाएगा। डी क्यू किसके इक्वल आ गया है? डी ई के इक्वल आ गया है। अगर एक रिवर्सिबल चेंज है तो उसका चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होती है? हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? टी डी एस के इक्वल। डी क्यू टी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें डी क्यू इज़ इक्वल टू, डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? टी डी एस और माइनस डी ई आ जाएगा, ठीक है, माइनस डी ई आ जाएगा। अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये वाली जो ऊपर इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करते हैं। ठीक, ये इसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स स्किप किए हैं, आप डायरेक्टली फिर इसको देख लें, वो लंबे स्टेप्स उन्होंने कुछ मिस कर दिए हैं, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। देखें बच्चों, ये डी क्यू जो है, डी क्यू वो तो डी एस जो है वो इसके इक्वल होता है डेफिनेशन के मुताबिक, तो डी क्यू किसके इक्वल होगा? टी डी एस के। अब उसके बाद इन दोनों का डी क्यू और इस डी को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा टी डी एस माइनस डी ई। इसमें डी ई माइनस टी डी एस है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो चेंज इन वर्क फंक्शन हो जाएगा डी ई माइनस टी डी एस प्लस टी डी एस माइनस डी ई, तो ये इनसे कैंसिल हो जाएंगे, तो डी ए किसके रह जाएगा? एस डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये एम सी क्यू बनेगा, चेंज इन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। लेट ए, हम सपोज करते हैं कि पहले इनिशियल कंडीशन में वर्क फंक्शन ए वन था, जब एंट्रोपी एस वन थी, फिर वर्क फंक्शन ए टू, फिर एंट्रोपी एस टू हो गई जब, तो हम कहेंगे चेंज दोनों को डिफरेंट, इस इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 6 है उससे इक्वेशन नंबर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी ए टू माइनस डी ए वन, एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस ये डी टी दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो चेंज जो है इन डेल्टा ए में इज़ इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी डी टी आ जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे डी डेल्टा ए ओवर डी टी नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये माइनस डेल्टा एस के इक्वल आ जाएगा, तो ये एमसीक्यू बनेगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 जो थी पीछे ये वाली, उसके मुताबिक माइनस डेल्टा एस डेल्टा ए माइनस डेल्टा ई ओवर टी के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, कंपेयर करेंगे, बल्कि डेल्टा एस है और ये माइनस डेल्टा दोनों है, तो हम कहेंगे डेल्टा ए माइनस डेल्टा ई ओवर टी किसके इक्वल आ जाएगा? डी डेल्टा ए ओवर टी के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा ए जो है ये सबसे पहले टी इधर जाके टी इससे मल्टीप्लाई करेगा, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम की बात हो रही है, और जो माइनस डेल्टा ई है ये प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनल फॉर्म है। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड गिब्स हेल्मोज इक्वेशन, इसको भी कहते हैं, लेकिन इसमें इंटरनल एनर्जी पता चल रही है और वर्क फंक्शन के दरमियान रिलेशन पता चल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है गिब्स हेल्मोज इक्वेशंस की, दोनों की? गिब्स हेल्मोज इक्वेशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट्स, इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? हीट भी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज में भी, और वर्क फंक्शन में चेंज में भी, और जो फ्री एनर्जी है उसके चेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।